गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे एक मध्यकालीन इतिहास मेडाइवल हिस्ट्री का एक टॉपिक है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक शासक है और यह गुलाम वंश का दूसरा शासक है और कहें तो दिल्ली सल्तनत का भी दूसरा शासक है। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी में होती है और दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का राज्य भारत में चलता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, कब? 1206 ईस्वी में। अब देखें कि दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने राज्य किया था। ये 5 वंश थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इन 5 वंशों ने जो है दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया। इसमें से प्रथम वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है यह 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। इस सब की चर्चा हम इस सब के विषय में हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट इल्तुतमिश को देखें उसके पहले वो कुतुबुद्दीन ऐबक की शुरुआत करें और कुतुबुद्दीन ऐबक को समझें, पढ़ें, उसके बाद से इल्तुतमिश को समझेंगे तो बहुत बातें समझ में आएंगी। अब देखें कि गुलाम वंश का यह दूसरा शासक है इल्तुतमिश। इसका टाइम पीरियड जो है यह 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक है। इल्तुतमिश के विषय में समझें कि इल्तुतमिश शमसी वंश का है। जिसने कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है कि इल्तुतमिश किस वंश का है, तो इल्तुतमिश शमसी वंश का है। और किस जाति का है, तो यह इल्बरी जाति का है। वंश है इल्तुतमिश का शमसी और जाति है इल्बरी। अब देखिए इल्तुतमिश जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है यह दास है, गुलाम है। कुतुबुद्दीन ऐबक का यह गुलाम है। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम हुआ करता था? तो पिछली क्लासों में हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश है। इसलिए इतिहास में दासों का दास या गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश की योग्यता और कुशलता को देखते हुए अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश से कर दी। इसके बाद विवाह करने के बाद बदायूं का सूबेदार इसे नियुक्त कर दिया। क्लियर हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह, कौन है? आराम शाह गद्दी पर बैठा। आराम शाह एक कमजोर और अकुशल शासक था। आराम शाह की कमजोरी का फायदा उठाते हुए इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी और 1210 ईस्वी में ही यह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है। क्लियर हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन आराम शाह एक कमजोर शासक था, इसलिए उसकी कमजोरी का लाभ उठाते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या करता है और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है 1210 में। कहीं कहीं आपको मिलेगा 1211 ईस्वी। 1211 नहीं, 1210 है, क्योंकि 1210 के दिसंबर मंथ में उसने हत्या कर दी थी आराम शाह की और उसी समय यह गद्दी पर बैठ गया था। अब गद्दी पर बैठते हुए इसे वास्तविक सुल्तान भी कहते हैं दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि दिल्ली सल्तनत कोई भी सुल्तान, वास्तविक सुल्तान मुस्लिम जगत में उसे मानते हैं जो कि सुल्तान बनते ही खुतबा में जिसका नाम पढ़ा जाता हो, जिसने एक व्यवस्थित भू राजस्व व्यवस्था दी हो, जिसने छत्र का विस्तार किया हो, ठीक है, इस तरह जिसने सिक्के चलाए हैं, इस तरह के जो कार्य करता है उसे ही सुल्तान होने का जो है रुतबा प्राप्त होता है या सुल्तान, वास्तविक सुल्तान समझा जाता है। तो दिल्ली का यदि वास्तविक संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान कभी आपसे प्रश्न पूछे तो इल्तुतमिश आता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। वास्तविक जब भी डाले तो किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को। अब क्यों? कि ये समझ गए कि एक व्यवस्थित भू राजस्व व्यवस्था, एकता व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था इत्यादि का जो है संचालन करता है, इसलिए इसे वास्तविक सुल्तान कहते हैं। अब देखें कि गद्दी पर बैठते ही कुतुबुद्दीन ऐबक कहां से राज्य करता था? लाहौर से। गद्दी पर जब यह बैठा तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से हटाकर कहां लाया? दिल्ली लाता है। क्लियर हुआ? यदि आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली लाने का श्रेय किसको है, तो इल्तुतमिश को है।
कुतुबुद्दीन ऐबक कहां से राज्य करता था? तो लाहौर से। यह कहां लाया? दिल्ली लाया। अब देखें कि 1229 ईस्वी में यह खिल्लत प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? खिल्लत। अब यह खिल्लत क्या है? तो खिल्लत जो है यह क्या है? तो खिल्लत मुस्लिम जगत में, थोड़ी सी कहानी को बैक ले जाते हैं और समझाते हैं कि मुस्लिम जगत में वास्तविक सुल्तान उसे मानते हैं जिसे खलीफा ने खिल्लत दिया हो। जिसे खलीफा, ये खलीफा क्या है? तो खलीफा कहा जाता है कि जब पैगंबर साहब, मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा कि हमारे जाने के बाद अल्लाह किसी पैगंबर को नहीं भेजेगा, अब हमारे द्वारा दिए गए नियम जो खुदा ने हमें बताया था यही आपका मार्गदर्शन करेंगे। ये पुस्तक कुरान के माध्यम से आप अपने जीवन का संचालन करेंगे और व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पैगंबर साहब ने 4 खलीफाओं को नियुक्त कर दिया। पूरे संसार में 4 खलीफा हो गए। इसी में से, इन्हीं चारों में से एक बगदाद के खलीफा थे। बगदाद के खलीफा के अधीन ये जो है पूर्वी मध्य एशिया और मध्य एशिया का क्षेत्र आता था। तो बगदाद के खलीफे से जो सुल्तान खिल्लत नहीं लेता तब तक उसे वास्तविक सुल्तान नहीं माना जाता। तो इल्तुतमिश ने अपने को वास्तविक सुल्तान साबित करने के लिए 1229 ईस्वी में सुल्तान से खिल्लत प्राप्त किया। खिल्लत में होता क्या था कि एक नारियल को, खलीफा एक नारियल को लाल वस्त्र में पहनाकर जो है सुल्तान को समर्पित करता और कहता कि मेरे द्वारा आपको वास्तविक सुल्तान की पदवी दी जाती है, आप इस संसार के सुल्तान बनते हैं। तो अब समझ में आ गया कि खिल्लत क्या है कि खलीफा से एक जो है प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है जिसके तहत उसे वैध सुल्तान होने की जो है प्रामाणिकता मिलती है। क्लियर हुआ? तो अब देखें कि इक्ता व्यवस्था एक भूराजस्व व्यवस्था है। तो इस भूराजस्व व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने किया था। क्लियर हुआ? इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। एक निश्चित क्षेत्र को किसी व्यक्ति के अधीन दे दिया जाता, उसे इक्ता कहा जाता। उस क्षेत्र के प्रशासन और भूराजस्व को संचालित करने और का जो कार्य होता यह किसको होता? तो उस क्षेत्र के इक्तेदार को, या इक्तेदार को कभी मुक्तई, सूबेदार या बली भी कहते थे। तो इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। अब यहां देखेंगे आप कि दल-ए-चालीसा का गठन, ये 40 अमीर क्या है कि दल-ए-चालीसा यह 40 अमीर है जो सुल्तान को उसके प्रशासन, उसके सैन्य संचालन आदि कार्यों में सहायता करते हैं। राज्य संचालन में इसे दल-ए-चालीसा कहते हैं। 40 अमीर हैं। इन्हें फारसी भाषा में तुर्क-ए-चहलगानी भी कहते हैं। ये तुर्क-ए-चहलगानी दल-ए-चालीसा है या 40 अमीरों का समूह दल-ए-चालीसा के नाम से जाना जाता है। अब याद करेंगे कि इसी में दल-ए-चालीसा का गठन इल्तुतमिश करता है। ये 40 अमीरों का समूह है जो कि सुल्तान को शासन संचालन में सहयोग करते हैं। दल-ए-चालीसा का सर्वनाश या दल-ए-चालीसा का नाश करने का जो है श्रेय किसको जाता है? तो आगे जब हम पढ़ेंगे, इसी गुलाब वंश का ही एक शासक है बलबन ने दल-ए-चालीसा का सर्वनाश कर दिया था। अब देखें कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने, यह इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। भारत में सल्तनत का कोई भी सुल्तान, जैसे कुतुबुद्दीन, इसके पहले 2 सुल्तान हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह, किसी ने भी सिक्का नहीं चलाया है। सल्तनत का यह सुल्तान अरबी भारमान पर, शुद्ध अरबी भारमान पर 2 सिक्के चलाए हैं। एक को हम टंका कहते हैं और दूसरे को जीतल कहते हैं। टंका जो है चांदी का है और जीतल तांबे का है। अब देखें कि इल्तुतमिश के सिक्कों पर शिव और नंदी की आकृति बनी होती थी। बिल्कुल याद रखेंगे कि इल्तुतमिश के सिक्कों पर शिव और नंदी की आकृति बनी होती थी। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। अब देखें, कुतुब मीनार की नींव बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके प्रथम मंजिल का निर्माण करा लिया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है।
कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद इल्तुतमिश इस पर 3 मंजिलें बनाता है। अब टोटल कुतुब मीनार की 4 मंजिलें हो गई। क्लियर? तो कुतुब मीनार की निर्माण का कार्य पूर्ण किया किसने? इल्तुतमिश ने। अब देखिए आगे चलकर तुगलक वंश का एक शासक है जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक के काल में बिजली गिरने से इसकी 4थी मंजिल ध्वस्त हो गई। 4थी मंजिल जब ध्वस्त क्षतिग्रस्त हो गई तो इसका जीर्णोद्धार कराने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को गया। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 4थी मंजिल का जीर्णोद्धार कराया और इस पर एक छोटी सी मंजिल और बना दी, 5वीं मंजिल। तो यदि पूछे कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण करता कौन है, तो फिरोज शाह तुगलक। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि कुतुब मीनार के निर्माण से कितने शासक जुड़े हुए हैं, तो 3 शासक है। कौन? जो इसका नींव रखने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश और इसके जीर्णोद्धार का श्रेय फिरोज शाह तुगलक। तो 3 सुल्तान इसके जीर्णोद्धार, निर्माण और स्थापना से लेकर जुड़े हुए हैं कुतुब मीनार के। अब देखें कि भारत की सीमा पर चंगेज खां इसी के काल में, इल्तुतमिश के काल में आता है। 1221 ईस्वी में चंगेज भारतीय सीमा पर आकर खड़ा है। क्यों खड़ा है? तो ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन का पीछा करते हुए चंगेज भारत की सीमा पर आता है। लेकिन इल्तुतमिश चंगेज के इस आक्रमण से भारत को बचा लेने में सफल होता है, क्योंकि ख्वारिज्म को शरण नहीं देता है अपने यहाँ इल्तुतमिश, जिसके कारण ख्वारिज्म को भारत से बाहर लौट जाना पड़ता है और पुनः इसका पीछा करते हुए चंगेज खां भारत की सीमा से ही लौट जाता है। अब देखें 1236 एडी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी इच्छा थी कि मेरी मृत्यु के बाद उसकी पुत्री रजिया को दिल्ली का सुल्तान बनाया जाए, लेकिन इसकी एक पत्नी रजिया की सौतेली मां शाह तुर्कान है, जो काफी षड्यंत्र करने में काफी प्रसिद्ध और कुशल महिला है। इसने षड्यंत्र करके अपने पुत्र रुक्नुद्दीन फिरोज को दिल्ली का क्या बनाया? दिल्ली का सुल्तान बनाया है। रुक्नुद्दीन फिरोज से अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए रजिया जनता से आग्रह करती है और अगली क्लासों में हम देखेंगे कि किस तरह से रजिया अपने अधिकार को प्राप्त करती है और दिल्ली की प्रथम महिला सुल्ताना बनने का श्रेय रजिया को प्राप्त होता है किस तरह से। तो ये पूरा कहानी हम कब देखेंगे? इसकी अगली क्लासों में। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं उस दिल्ली सल्तनत को वो तब समझ में आएगा उन्हें जब वो सबसे पहले इल्तुतमिश के पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़े। कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले वो कहां से शुरू करें? तो गोरी के आक्रमण से शुरू, गोरी, गजनी और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को समझें। इसके बाद से भारत के प्रथम राज्य, भारत का प्रथम मुस्लिम राज्य जो है यह गुलाम वंश को समझे, गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को समझे, इल्तुतमिश को समझे, तो यह इतिहास काफी इजी हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।